हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.9 के बीच, डी ऑप्शन है 7.4 से अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी का, बी ऑप्शन है लाल मिट्टी का, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का, डी ऑप्शन है पीली मिट्टी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है, तो कपास के लिए उपयोगी होता है, इसे आपको याद रखना है। और कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहां हुई थी। ए ऑप्शन है जौनपुर में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है मैनपुरी में, डी ऑप्शन है देहरादून में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहां हुई थी, तो मैनपुरी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो लूह लगने के कारण से हुई थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है -7, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो किसी निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रेबीज, डी ऑप्शन है घेंघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विटामिन ए के कमी के कारण से रतौंधी होता है, इसे आपको याद रखना है। और विटामिन सी के कमी के कारण से स्कर्वी होता है, इसे आपको याद रखना है। और कुत्ते के काटने पर रेबीज होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फटाफट रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है दिल्ली के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं
हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के आधार पर, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व के आधार पर, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है, तो मोसले ने किया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है अधिकारी, डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है HCF जोड़ LCM के, बी ऑप्शन है HCF माइनस LCM के, सी ऑप्शन है HCF गुणे LCM के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो HCF गुणे LCM के बराबर होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 3 भागों में, बी ऑप्शन है 4 भागों में, सी ऑप्शन है 6 भागों में, डी ऑप्शन है 5 भागों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है थाईलैंड के, डी ऑप्शन है कंबोडिया के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहाणु कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है मुलायम, सी ऑप्शन है अति कठोर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कैसा होता है, तो शुद्ध सोना मुलायम होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। और सोने की शुद्धता की माप किस में की जाती है, तो कैरेट में की जाती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 10, 13, 14, 9, 16 का परिसर ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये आंकड़ा दिया है इसका परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लिया जाता है और घटाने पे जो आता है वही परिसर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 16 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब यहाँ पे 16 में से 9 घटा लेंगे, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है दंडालेख, सी ऑप्शन है बारंबारता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो संचयी बारंबारता वक्र तोरण कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15
15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है ऑटोसोम, बी ऑप्शन है लिंक क्रोमोसोम, सी ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम, डी ऑप्शन है वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1995 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1995 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जनेवा में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6.5, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान 6.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ए ऑप्शन है एफिल टावर, बी ऑप्शन है अविन्यो, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो एफिल टावर और अविन्यो दोनों रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। यहाँ पे आपको इस बहुपद का मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो b और a का मान आएगा कहां से? तो इस बहुपद से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो a का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है? -4 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे b का मान यहाँ पे 4 निकल गया। और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो c का मान यहाँ पे 1 है। बस यहाँ पे आपको रख देना है, माइनस है तो माइनस। और b का मान कितना है? -4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -4। और a का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +4 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 4/1 का अर्थ क्या हुआ? 4 ही हुआ। तो यहाँ पे शून्यकों का योग कितना निकल गया? तो यहाँ पे 4 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है? ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है? तो मादा युग्मक अंडाणु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है लेनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो टोल्स्टॉय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है? ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो सेब में मैलिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा था? ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है भाई ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा था? तो निर्मला ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं? ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। तो मछलियां गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है इटली को, डी ऑप्शन है ब्रिटेन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पाई एक संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाई एक संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन है P1, बी ऑप्शन है P2, सी ऑप्शन है P3, डी ऑप्शन है P4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। तो P4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है? तो पानी में डुबा के रखा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है पत्थर के औजार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, तो नाखून था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होगा तो वो कैसा होगा? तो वो अम्लीय होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है मिठाई, डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।